हाय फ्रेंड्स, और आप सभी कैसे हैं। आज का एग्ज़ाम जो 8/6/2022 को हुआ था, वो आप लोगों का कैसा एग्ज़ाम गया है और जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे उसमें से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में यानी कि पेपर के अंदर देखने को मिले और आप लोगों का पेपर कैसा गया, ये सभी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज हम लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर का जो पेपर थर्ड आपको होने वाला है 11 जून 2022 को। उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ या फिर हम कह लें जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं, सॉरी एमसीक्यूज़ नहीं, जो आपके पूरा रिटन होगा ये वाला पेपर। तो इसके हम जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आए और उसका आंसर भी साथ में लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे ये आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे 100%। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एकीकृत परिपथ क्या है। एकीकृत परिपथ का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी के नाम से भी जानते हैं। वह क्या होता है तथा इसके प्रकार लिखिए। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के अंदर। CSJMU जो यूनिवर्सिटी है कानपुर, उसने पूछा हुआ है, 2020 में पूछा है क्वेश्चन। तो इसका आपको उत्तर कैसे लिखना है तो वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम ऐड डालेंगे उत्तर। तो किसी एकीकृत परिपथ को यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है को एक संकुलित इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कहा जा सकता है जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉनिक अवयव होते हैं। ठीक है। और सन 1958 में J.M. किल्वे ने प्रथम एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का निर्माण किया था। तो सबसे पहले आईसी चिप का निर्माण किसने किया था तो J.M. किल्वे ने 1958 में। एकीकृत परिपथ या फिर हम कहें आईसी एक संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसमें सक्रिय अवयव जैसे डायोड, ट्रायोड, जेपेड आदि तथा निष्क्रिय अवयवों जैसे प्रतिरोध, संधारित्र को एक बहुत छोटी सिलिकॉन चिप पर संरचित कर दिया जाता है। संरचित का अंग्रेजी होती है फैब्रिकेट कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आईसी में किसी अवयव को हटाना या जोड़ना संभव नहीं होता है क्योंकि सभी अवयव एक अकेली चिप के अवयव होते हैं। किसी एक अवयव के खराब होने पर पूरी आईसी चिप को ही बदलना पड़ता है। यानी कि आईसी चिप में अगर कोई भी कंपोनेंट ख़राब होता है तो वो कंपोनेंट बदला नहीं जा सकता है, पूरी आईसी चिप को ही दोबारा डालना पड़ता है। नेक्स्ट आपको लिखना है, सामान्यतः आईसी को टर्मिनलों पर संख्या डालकर त्रिभुजाकार या चतुर्भुजाकार आकार में रखा जाता है। अब देखते हैं इसका वर्गीकरण। तो एकीकृत परिपथों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला आपका वर्गीकरण है कार्य के आधार पर, यानी कि कार्य के आधार पर एकीकृत परिपथ का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। इस आधार पर एकीकृत परिपथों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका रेखीय एकीकृत परिपथ, दूसरा है आपका डिजिटल एकीकृत परिपथ। अगर हम रेखीय एकीकृत परिपथ, इनका उपयोग प्रवर्धकों, दोलित्रों, टीवी, रेडियो, ग्राहियों एवं प्रेषियों तथा हाई फाई उपकरणों में किया जाता है। किसका, रेखीय एकीकृत परिपथ का। डिजिटल एकीकृत परिपथ की बात करें तो इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है। दूसरा जो आपका वर्गीकरण का आधार है वो है संरचना के आधार पर, यानी कि कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस आधार पर आईसी चिप को 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है। तो 3 वर्ग देख। पहला आपका अखंड आईसी, इसमें सक्रिय एवं निष्क्रिय घटकों एवं आंतरिक कनेक्शन सभी को सिलिकॉन क्रिस्टल के एक चिप पर बनाया जाता है। सेकेंड आपका मोटी पतली फिल्म आईसी, इसमें जो सक्रिय घटकों को कुचालक सबस्ट्रेट जैसे सिरेमिक या फिर कांच की सतह पर बनाया जाता है तथा परिपथ को पूरा करने के लिए सक्रिय घटकों को बाहर से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपकी संकर या बहु चिप आईसी,
तो इसमें अखंड एवं फिल्म दोनों आईसी तकनीकों का संयोग होता है। ठीक, ये था आपका आईसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्ज़ाम के अंदर, इसको पूरा रट लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, एक ऋणात्मक पुनर्भरण प्रवर्धक में पुनर्भरण के बिना लाभ जो है वो आपका 100 है। पुनर्भरण अनुपात दे रखा 1/25 एवं निवेशी वोल्टेज कितना है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन है पुनर्भरण के साथ लाभ ज्ञात करना है और पुनर्भरण गुणक ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो आपका फॉर्मूला याद रखना है, पुनर्भरण के साथ लाभ। तो पुनर्भरण के साथ लाभ कितना, लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका AF = A/1 + B/A। तो जो आपका A होता है ये किसको डिनोट करता है, बिना पुनर्भरण के जो लाभ है। तो बिना पुनर्भरण के लाभ कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर डिवाइड बाई 1 प्लस, और जो आपका B है, B क्या था यहाँ पर, यानी कि पुनर्भरण अनुपात को हम क्या बोलते हैं, B से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/25 और इंटू में मल्टीप्लाई में 100। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 20। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, पुनर्भरण गुणक B/A, इसको बोलते हैं पुनर्भरण गुणक। तो ये आपका आ जाएगा 4। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है पुनर्भरण यानी कि जिसको हम फीडबैक भी बोलते हैं, ये क्या होता है। ऋणात्मक तथा धनात्मक पुनर्भरण यानी कि नेगेटिव तथा पॉजिटिव फीडबैक की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसकी 2022 में आने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी आप रट के यानी कि पूरा याद करके जाइएगा एग्ज़ाम के देने। ठीक है, तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब किसी प्रवर्धक के निर्गत सिग्नल के कुछ भाग को निवेशी सिग्नल के साथ मिला दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को पुनर्भरण यानी कि फीडबैक कहते हैं तथा प्रवर्धक को पुनर्निवेशी प्रवर्धक कहते हैं। अब बात करते हैं फीडबैक कितने प्रकार के होते हैं। तो फीडबैक आपका जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, या एक होता है नेगेटिव फीडबैक, दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक यानी कि धनात्मक पुनर्भरण। अगर हम नेगेटिव फीडबैक यानी कि ऋणात्मक पुनर्भरण की व्याख्या देखें तो जब निर्गत सिग्नल का जो पुनर्निवेशी भाग तथा निवेशी सिग्नल विपरीत कला में होते हैं तो निवेशी सिग्नल का परिमाण घट जाता है। इस पुनर्निवेश को ऋणात्मक पुनर्निवेश कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं धनात्मक पुनर्निवेश। तो ये धनात्मक पुनर्निवेश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पुनर्निवेश का अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जब निर्गत सिग्नल का पुनर्निवेशी भाग तथा निवेशी सिग्नल समान कला में होते हैं तो निवेशी सिग्नल का परिमाण बढ़ जाता है। इस पुनर्निवेश को धनात्मक पुनर्निवेश कहते हैं। ठीक है, ये आपका था पूरा का पूरा वर्गीकरण इसके बारे में, पुनर्भरण क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जेनर भंजन तथा एबेलांसी भंजन को समझाइए। ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जेनर भंजन देखते हैं, जेनर भंजन की परिभाषा क्या होती है। तो आपका जेनर भंजन तब होता है यानी कि कब होता है, जब PN जंक्शन डायोड में जो अपमिश्रण घनत्व है वो अधिक होता है। अब अपमिश्रण घनत्व का अधिक होने से क्या हो जाती है, जो डिप्लेशन लेयर है आपकी वो पतली होती है। यह अपेक्षाकृत कम वोल्टेज पर होता है, यानी जेनर भंजन है वो कम वोल्टेज पर होता है। तापमान बढ़ाने पर जेनर भंजन विभव का मान कैसा होता है, बढ़ता है या घटता है। तो ताप बढ़ाने पर जेनर भंजन विभव का मान घटता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, बहुत पतली अवक्षय परत वाले PN संधि डायोड में रोध का विद्युत क्षेत्र का मान काफ़ी अधिक होता है और पश्च विभव का मान बढ़ाने पर इसका मान और अधिक बढ़ता है। जब रोध का विद्युत क्षेत्र
का मान इतना अधिक हो जाता है जिसके कारण संधि के निकट के जो परमाणुओं के सहसंयोजी आबंध टूट जाते हैं और बहुत अधिक संख्या में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल मुक्त होते हैं। इसके फलस्वरूप पक्षधारा का मान एकदम बढ़ जाता है। ठीक है, जो पक्षधारा का मान है वो एकदम बढ़ जाता है। इस प्रकार जेनर भंजन की घटना घटित होती है। नेक्स्ट है आपका एवलांसी भंजन। तो एवलांसी भंजन तब होता है जब पी-एन संधि डायोड में अपमिश्रण घनत्व कम होता है, जबकि जेनर भंजन कब होता है जब अपमिश्रण घनत्व ज़्यादा होता है। यहाँ पर अपमिश्रण घनत्व कैसा होता है? कम होता है, जिससे अवक्षय परत मोटी होती है। यह अपेक्षाकृत अधिक वोल्टेज पर होता है। ताप बढ़ाने पर एवलांसी भंजन विभव का मान बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ता होगा। मोटी अवक्षय परत वाले पी-एन संधि डायोड में रोधिका विद्युत क्षेत्र का मान इतना अधिक नहीं होता है, जिसके कारण संधि के निकट के परमाणुओं के सहसंयोजी आबंध टूट सकें, अर्थात जेनर भंजन हो सके। लेकिन उच्च पक्ष विभव पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन इतनी अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वे परमाणुओं से टकराकर उनके सहसंयोजी आबंधों से इलेक्ट्रॉनों को अलग कर दें। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन पुनः त्वरित होकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा अन्य परमाणुओं से टकराते हैं तथा अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, और जो यह प्रोसेस है वो चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप पक्षधारा का मान एकदम बढ़ जाता है। इस प्रकार एवलांसी भंजन की घटना घटित होती है। तो ये था आपका एवलांसी भंजन एंड जेनर भंजन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको पेपर के अंदर ऐसे ही लिखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप प्लीज़ पूरा कर लीजिएगा। पूरा करने से सेंस पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, ओके।